I welcome you to the first lecture of my CA Inter November 23 फास्ट ट्रैक बैच। इस बैच को मैं MRP बैच भी कहता हूं। MRP स्टैंड्स फॉर मेमोरी रिवीजन एंड प्रैक्टिस, क्योंकि टेक्स्ट का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गूगली है। बच्चा पढ़ता है, समझ आ जाता है, प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, एग्जाम दे के आता है, वो भी अच्छा होता है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो बोलता सर ये क्या हो गया, कहीं ना कुछ गलती रह जाती है। और इन गलतियों को दूर करने के लिए ही आज से ये सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 20 लेक्चर्स हैं और ये 20 लेक्चर्स ऑनलाइन गूगल मीट पे चल रहे हैं हमारे, और 10 सेशंस इनकम टैक्स के 2 आवर्स ईच, 10 सेशन जीएसटी के 2 आवर्स ईच, जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। उसके अलावा इन बैचेस के अंदर आपको 2 पीडीएफ्स भी मिलने वाली हैं। 2 पीडीएफ्स मींस दो इनकम टैक्स की, 2 जीएसटी की। पहला जो पीडीएफ है जो आपको मिलेगी दैट इज इनकम टैक्स के अंदर ऑल द नोट्स इन समराइज्ड फॉर्म। ये देखिए आपके स्क्रीन पर ऑल द नोट्स इन समराइज्ड फॉर्म। इन नोट्स के खत्म होने के बाद यस माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, और उसके बाद आपके एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं यस चैप्टर वाइज। और एक और जो मैंने कहा ना 2 बुक्स आपको मिलेंगी, दूसरा है इनकम टैक्स के या ऐसे जीएसटी के भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। तो टोटल आपको अप्रोक्सीमेटली 4 पीडीएफ्स मिलने वाली हैं। 2 पीडीएफ्स इनकम टैक्स की, 2 पीडीएफ्स जीएसटी की। इनकम टैक्स की 2 पीडीएफ्स कौन सी? समरी बुक्स अलोंग विद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ऐसी जीएसटी की समरी बुक अलोंग विद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। इन सेशंस को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑनलाइन नहीं देख पा रहे हैं वो बच्चे इनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसके लिए जिन बच्चों को ज्वाइन करना है, बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो मुझे 8700 पर व्हाट्सएप करें। जिन बच्चों को रिकॉर्डेड सेशंस लेने हैं वो 8700 पर 99028 पे यस लिखकर मुझे भेजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं इनकम टैक्स से, और हर चैप्टर वाइज हम जाएंगे। 100% रिवीजन होगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, एंटायर कोर्स इंक्लूडिंग द स्टडी मटेरियल विल बी कवर्ड। उसके अंदर मैं हर चैप्टर के की पॉइंट्स भी आपको बताने वाला हूं कि ये की पॉइंट्स को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर का सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर मल्टीपल प्रोविजंस पूछते हैं। बच्चा एक प्रोविजन याद रखता है, दूसरा भूल जाता है, तो वो की पॉइंट्स बताने के बाद आप कोई भी पॉइंट को भूलेंगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। और उसके बाद यस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की भी। सो कहीं ना कहीं ये बैच हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। नवंबर अटेम्प्ट के अंदर जो सीए दे रहा है, सीए इंटर के एग्जाम दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का, तो इस बार क्लियर करना है। और इस बार का जो मोटो है वो है इस बार 90 पार। तो वी विल एम फॉर 90 मार्क्स। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रिजल्ट्स आर नॉट इन आवर हैंड्स, बट रिजल्ट्स को अपने सामने, लक्ष्य को अपने सामने रखकर ही काम किया जाता है। तो अब मैं शुरू करूंगा फर्स्ट सेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स का की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, फर्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, की कॉन्सेप्ट्स जो आपको याद रखने हैं। यस, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, आइए जरा लिख लीजिए एक बार। एक रजिस्टर अलग से बना लीजिएगा, मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर ऑल दिस पॉइंट्स। यस, एक कॉन्सेप्ट आता है डेट ऑफ बर्थ का, जिसके ऊपर सर्कुलर नंबर है सीबीडीटी का 28/2016। 28/2016, हाँ जी 28/2016। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप पैदा हुए हैं अप टू 1/4/1943, आपको वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा।
अगर आप ऑन और आफ्टर पैदा हुए हैं 2 अप्रैल 1943 से बच्चे पैदा हुए हैं 1 अप्रैल 1963 तक, तो आपको सीनियर सिटीजन का कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ऑन और आफ्टर पैदा हुए हैं 2 अप्रैल 1963 ऑनवर्ड्स, आपको अदर इंडिविजुअल का बेनिफिट मिलेगा। सर ये दोबारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा असेसमेंट ईयर बताइए जरा एक बार फटाफट। नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों हमारा असेसमेंट ईयर बताइए। नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों हमारा असेसमेंट ईयर बताइए। व्हाट इज अवर असेसमेंट ईयर? अवर असेसमेंट ईयर इज 23-24। और बच्चों इस बार आपको कसम खानी है, क्लियर करना इस बार, क्योंकि अगली बार न्यू सिलेबस आ जाएगा। अब न्यू सिलेबस के अंदर क्या गाइडलाइंस लेके आता है इंस्टीट्यूट कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो असेसमेंट है 23-24, बिल्कुल सही। प्रीवियस ईयर 22-23। दोस्तों सीनियर सिटीजन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन की बात करें, एनी पर्सन हु इज मिनिमम 60 years एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही इज 60। और वेरी सीनियर सिटीजन की बात करें, हु इज मिनिमम 80 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस बात को याद है ना आपको, मिनिमम 60 किसी भी वक्त टच कर जाए 22-23 में सीनियर सिटीजन, मिनिमम 80 टच कर जाए किसी भी वक्त किसी भी समय के लिए 22-23 में तो वेरी सीनियर सिटीजन। अब ये चार्ट देखिए, इस चार्ट के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं रामलाल जी का, और रामलाल जी की डेट ऑफ बर्थ है, रामलाल जी की डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1943। क्वेश्चन ये आता है, क्या ये वेरी सीनियर सिटीजन है असेसमेंट 23-24 में? क्वेश्चन ये, क्या ये वेरी सीनियर सिटीजन है असेसमेंट ईयर 23-24 में? इज ही अ वेरी सीनियर सिटीजन इन 23-24? यस, ही इज अ वेरी सीनियर सिटीजन। वाई? बिकॉज हम 1 अप्रैल को जो डेट ऑफ बर्थ है, हम वैसे तो इसका 60th बर्थडे, ये अपना जो 80th बर्थडे, इनफैक्ट 80th बर्थडे कब बनाएगा? 1 अप्रैल 2023 को। ये अपना 80th बर्थडे बनाएगा 1 अप्रैल 2023 को। सर कैसे किया आपने? अरे बच्चा है, बड़ी इजी है। 1943 प्लस 80 इयर्स 2023। तो आप वेरी सिटीजन कैसे कह रहे हो इसको? क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर तो 22-23 है, तो 22-23 में तो ये 80 टच ही नहीं किया। आपका आंसर तो गलत आ रहा है। 22-23 में तो ये टच ही नहीं किया 80 का, ये 80 तो 23-24 में हो रहा है। बताइए, कॉन्ट्राडिक्ट करिए मुझे। हाउ यू आर सेइंग ही इज अ सीनियर सिटीजन इन 22-23? अच्छा, संयम कह रहे नो। अब बाकी जो यस वाले उनके लिए पूछता हूं मैं, चलो। संयम तो कह रहा है नो नो सर, मैं तो पहले ही कह रहा था वेरी सीनियर सिटीजन नहीं है। जो यस वाले हैं वो बताएं कैसे सीनियर सिटीजन है ये, वेरी सीनियर सिटीजन कैसे? क्योंकि इसका जो 80th हैप्पी बर्थडे है वो 1 अप्रैल 23 को आ रहा है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर है 22-23। जस्टिफाई करो फटाफट फटाफट। मैं बताऊं, लॉजिक ये है, सीबीडीटी के सर्कुलर में ये बात लिखी है, सीबीडीटी का सर्कुलर नंबर 28/2016 की उम्र जो देखनी है वो एक दिन पहले देखनी है। क्या मतलब सर? भाई ये पैदा हुआ है 1 अप्रैल 43 को, 1943 को, तो ये 80th बर्थडे रियल लाइफ में, हाँ रियल लाइफ में तो सेलिब्रेट करेगा 1/4/23 को, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए इसका 80th बर्थडे आ गया माय डियर फ्रेंड्स। ये इनकम टैक्स पर्पस के लिए, इनकम टैक्स के लिए, रियल लाइफ में नहीं, इनकम टैक्स में इसका 80th बर्थडे पड़ेगा 31 मार्च 2023 को। सीबीडीटी ने सर ये क्या बेवकूफी वाला काम किया? बेवकूफी वाला काम नहीं है। जैसे महीना होता है 1 से 31 का, साल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का। उसी तरीके से सीबीडीटी ने कहा डेट ऑफ बर्थ एक दिन पहले देखते हैं, क्योंकि आप 80 टच कर गए हैं एक दिन पहले।
बल्कि आप 1 अप्रैल 2023 को 80 ईयर्स एंड 1 डे की हो गए, तो हमें एक दिन पहले उम्र देखनी है। तो इसका 80th बर्थडे हमारे फाइनेंशियल ईयर में आ गया और इनको वेरी सीनियर सिटीजन का टैग मिल गया। अच्छा, तो महीना होता है जैसे 1 से 31 का, साल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, कैलेंडर ईयर होता है मुन्ना, कैलेंडर ईयर होता है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर का, तो एक दिन पहले देखनी। इसलिए मैंने क्या कर दिया, जो लोग 1 अप्रैल 43 तक पैदा हो चुके हैं उनको वेरी सीनियर सिटीजन का टैग मिलेगा। अब समझ लो मेरी बात। चलो जी दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो। अब रामलाल जी की डेट ऑफ बर्थ आप लोग बताना। डेट ऑफ बर्थ मैं कर देता हूं 2 अप्रैल 1943। अब इनका इनकम टैक्स के हिसाब से 80th बर्थडे कब पड़ेगा। अब भूल जाओ रियल लाइफ की बात, हमें रियल लाइफ तो देखना नहीं ना, इनकम टैक्स जो कहेंगे वो मानेंगे। इनकम टैक्स के हिसाब से इनका 80th बर्थडे कब पड़ेगा। इनकम टैक्स के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों 80th बर्थडे कब पड़ेगा, वो पड़ेगा सर 1 अप्रैल 2023 को, एंड दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23-24, और यू कैन कॉल इट प्रीवियस ईयर 23-24। तो मुन्ना हमारे असेसमेंट ईयर 23-24 में इनको वेरी सीनियर सिटीजन का टैग नहीं मिलेगा। कौन सा टैग मिलेगा, सीनियर सिटीजन का टैग मिलेगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, जरा देखिए 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 देखिए, कॉपी कर लेना। जो पैदा हुए हैं ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1943 से 1 अप्रैल 63 तक उनको सीनियर सिटीजन का टैग मिलेगा, क्योंकि ये 2 अप्रैल के बाद पैदा हुआ है ना, 2 अप्रैल या 2 अप्रैल के बाद 1943, उनको सीनियर सिटीजन का टैग मिलेगा। तब क्वेश्चन अगर लिख दे 60 का है, 80 का है, 65 का, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम जब आएगी जब क्वेश्चन आपको डेट ऑफ बर्थ लिख कर देते। तो इसका 80th बर्थडे इज ड्यू ऑन 1st of April, hence he is not a very senior citizen, though is a senior citizen। इसी तरीके से आओ जरा, इसी तरीके से अब रामलाल की डेट ऑफ बर्थ जरा देखना बच्चे। मैं देख रहा हूं 1 अप्रैल 1963। बताइए, इज ही अ सीनियर सिटीजन, इज ही अ सीनियर सिटीजन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, इज ही अ सीनियर सिटीजन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24? Tell me, is he a senior citizen for assessment year 23-24? इसका आप अब देखिए कौन सा बर्थडे पड़ेगा 22-23 में, कौन सा बर्थडे पड़ेगा बताओ जरा। 1/4/22 से 31 मार्च 23 के बीच में कौन से ईयर का बर्थडे पड़ेगा इनकम टैक्स के हिसाब से। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा आपके ना मैसेजेस डिले में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। आप यस भेज रहे हैं तो वो ऊपर की चैट्स रह जाती हैं, तो आई एम नॉट एबल टू सी योर चैट्स। एक सेकेंड बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब इसका जो रियल लाइफ का बर्थडे है 60th वाला, वो तो 1 अप्रैल को पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स के लिए 60th बर्थडे, यस 60th बर्थडे इनकम टैक्स के हिसाब से मुन्ना पड़ेगा 31 मार्च 2023। एंड गाइस दैट इज अवर प्रीवियस है 22-23। तो इनको वेरी सीनियर सिटीजन का टैग तो नहीं मिलेगा, 60 टच कर गए ना लास्ट डे को। अच्छा इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर 11:59 PM थी, डजंट मैटर, 1 अप्रैल 1963 11:59 PM। गाइस ये खाली 2 मिनट के लिए 60 टच किया है 31 मार्च को, डजंट मैटर। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 63 तक है ना, उसको हम बेनिफिट दे सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल गया। अब आप बताना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। रामलाल की डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 63 है। अब बताइए
क्या इसको वेरी सीनियर सिटीजन का टैग तो नहीं मिलना, वो तो क्लियर है सर। सीनियर सिटीजन का टैग मिलेगा क्या? सीनियर सिटीजन का टैग मिलेगा क्या? अब गाइस सीनियर सिटीजन का टैग भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों, नहीं मिलेगा। क्यों? इसका इनकम टैक्स के हिसाब से 60th हैप्पी बर्थडे 1 अप्रैल 63 को पड़ेगा, और 1 अप्रैल 23 1 अप्रैल 2023 विच इज नॉट फाइनेंशियल ईयर 22-20। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब आपको ये याद नहीं रखना जो मैंने कैलकुलेशन करवाई, आपको ये याद रखना है, बस ये टेबल याद रखना है। अगर अब मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए, या तो डेट ऑफ बर्थ निकाल, या तो ईयर ऑफ, या तो एज दे रखी होगी, क्वेश्चन एज नहीं दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 1 अप्रैल 43 तक वीएससी, 2 अप्रैल 43 से लेकर 1 अप्रैल 63 तक सीनियर सिटीजन, ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 63 के बाद ही इज अदर इंडिविजुअल। अच्छा, और ये भी पंगा जब है 115 बीएससी में ना हो। अगर जो 115 बीएससी में आ गए उन पे तो सारे स्लैब रेट्स सेम ही लगते हैं, चाहे वो वेरी सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो। ठीक है, दूसरी बात आइए जरा, दूसरा एक की पॉइंट जो आपको टेक्स्ट निकालते वक्त याद रखना है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। आइए जरा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, ये बच्चों को ना बहुत कंफ्यूज करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट है, ये आपके याद रखना है इंडिविजुअल, एचयूएफ और रेजिडेंट के लिए है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, रेजिडेंट के लिए है। और एक और बात बता दूं, जब भी रेजिडेंट वर्ड आए तो हमेशा याद रखिएगा ROR भी आएगा और RNOR भी आएगा, इस बात को याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट खाली इंडिविजुअल, एचयूएफ, रेजिडेंट, ROR, RNOR याद रखना, और किसी के लिए नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट में अगर आपकी, अब सुन लीजिए, अब मैं आपको इसको नया फॉर्मूला बता रहा हूं, टोटल इनकम में से माइनस करिएगा STCG अंडर सेक्शन 111A, माइनस करिएगा LTCG अंडर सेक्शन 112/112 माइनस करिएगा शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट के लिए, माइनस करिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ये तीनों अमाउंट माइनस करने के बाद अगर ये अमाउंट एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो हम उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी, हम उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी यानी कि जितना आपकी स्लैब इनकम कम रह गई, 3 जगह से रिड्यूस होगी। डेफिशिएंसी 3 जगह से रिड्यूस होगी। पहली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 से माइनस करना, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A से माइनस करना, और फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A से माइनस करना। ये एक बार डेफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो बेटा, लिखना, हेडिंग डालना, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, रेजिडेंट, ROR, RNOR। टोटल इनकम लेनी है, उसमें से ये 3 चीजें माइनस करनी है, 1 2 3। वो एग्जेम्पशन लिमिट से कम आएगा तो उसको डेफिशिएंसी कहेंगे। पहले माइनस करना है मुन्ना इससे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। एक बार ओके रिपोर्ट दे दीजिएगा जब ये हो जाए तो। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा बच्चों, मेरी HP इनकम 1 लाख है। मैं इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं क्यों बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। HP इनकम 1 लाख है और मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 4 लाख है। टोटल इनकम मेरी कितनी हो गई? 5 लाख। फॉर्मूला कॉपी करिए एक बार फटाफट। तो ऐसे मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए। एक पॉइंट मैंने आपको भी बताया, कौन सा? डेट ऑफ बर्थ वाला कॉन्सेप्ट, एक शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट। इस पे थोड़ी कंफ्यूजन है शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट पर, क्योंकि लॉ थोड़ा डिफरेंट है। जो हम समझते हैं
वो थोड़ा डिफरेंट है, लॉ थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आपको बिल्कुल सटीक जो लॉ की बात है वो बता रहा हूं। हाँ जी, हो जाएंगी। दिस क्लासेस विल बी obviously yes, this classes will be available recorded to my students, yes, don't worry। चलिए आ जाओ बच्चों एक बार। अब जरा देखिए इसमें हम स्लैब इनकम 0 हो गई हमारी, या 1 लाख रुपए हो गई। अब सुनना मेरी बात, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये बहुत इंटेलिजेंट वाली बात है, आपको समझ आएगी। और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 112 का 4 लाख रुपए। बताइए डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? टेल मी हाउ मच डेफिशिएंसी इज देयर। और मैं इसकी एज 35 ईयर्स, रेजिडेंट, 115 बीएसई में नहीं है। डेफिशिएंसी बताइए, व्हाट इज द डेफिशिएंसी? टेल मी द डेफिशिएंसी। हाँ जी, अब ये 1.5 लाख कैसे निकाला, ये मैं आपको लीगल डेफिनेशन बता रहा हूं। वो लीगल तो ये है। अच्छा, ये 1.5 लाख रोहन सन्यम, ये आया कैसे, उसका लीगल तो फॉर्मूला ये है। हम वैसे तो देख लेते हैं वो एक बार, जैसे तुक्के वाला कॉन्सेप्ट, स्लैब इनकम 2.5 है, ये 1 है तो 1.5 लाख आ गई डेफिशिएंसी। नहीं, लीगल फॉर्मूला जो है वो ये है, लीगल फॉर्मूला। टोटल इनकम में से तीनों माइनस करो, तो जरा कर लेते हैं। वैसे तो आपकी बिल्कुल सही बात है, 1.5 लाख रुपए आपने जो निकाला है वो बिल्कुल सही है। डेफिशिएंसी 1.5 लाख, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। और रिमेनिंग अमाउंट रह गया 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 20%, मुन्ना ये 50,000 रुपए है ना। और 20, क्योंकि 112 लिखा है और 2.5 लाख का, और इस पे 120% लगेगा। एक सेकेंड, 120% नहीं, 20%। -87A 12,500, 37,500। और बच्चे 4% HEC लगा दिया, 37,500 का 4%, 1,500 रुपए। सर ये तो क्लास में भी किया था, नहीं ना, वही तो नई बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 39,000 रुपीज, ठीक है ना। अब ये डेफिशिएंसी का फॉर्मूला है टोटल इनकम -3 आइटम। टोटल इनकम -3 आइटम। टोटल इनकम कितनी थी हमारी यहां पर सर जी? 5 लाख। 5 लाख में से 3 आइटम, सर इसमें तो एक ही आइटम था, कौन सा? लॉन्ग टर्म। 4 लाख घटा दिए हमने, 1 लाख आया। क्या 1 लाख 2.5 लाख से कम था? हाँ सर, वो डेफिशिएंसी आ गई 1.5 लाख, जो आपने तुक्के के रूप में तो सही निकाली, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है वो ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखकर तो निकालना आता है आपको। डेफिशिएंसी देखकर पता लगा 2.5 लाख से नीचे स्लैब इनकम, लेकिन देखने से लॉ नहीं बनता बच्चों, लॉ बनता है सेक्शन से। तो डेफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जहां पर दिमाग की दही हो जाए। पहले यहां तक क्लियर है? मुझे बताइए एक बार, फटाफट बताइए मुझे कि ये बात क्लियर है या नहीं। चलो, अब एक क्वेश्चन करना ये वाला, मैं अब दे रहा हूं आपको एचपी इनकम 2 लाख, कैजुअल इनकम 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 2 लाख। करो जरा, एक्स है, 35 साल का है, रेजिडेंट है, करिए जरा। मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं अभी। सीआई मींस बच्चे कैजुअल इनकम 5 लैक्स। मैं आपकी हिंट दे देता हूं सॉल्व करवाने के लिए, और 115 बीएसई में नहीं है, 115 बीएसई में नहीं है। वैसे शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट दोनों के लिए है, ये भी बात याद रखना, चाहे आप 115 बीएसई में हो या 115 बीएसई में ना हो, शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट सबके लिए है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो मेरे लिए फटाफट, जस्ट सॉल्व इट फॉर मी। हिंट दे देता हूं, डेफिशिएंसी बतानी है बस आपको, इसमें सॉल्व भी नहीं करना। स्लैब इनकम
2 लाख। और हमारी स्पेशल इनकम we got two special incomes, casual income under section 115 double B, which is 1 lakh, and long term capital gain under section 112 2 lakhs. Tell me the deficiency. Some people will say 50,000. Rohan Gulati has raised the hand. No deficiency. 3 lakh is not less than 2.5 lakh. Zero. Yes. अब देखो, देखने से तो कई बच्चे बोल देंगे स्लैब इनकम सर 2 लाख है, 2.5 लाख से नीचे है तो 50 की डेफिशिएंसी। वही तो कह रहा हूं, देखना कभी कभार सीइंग इज नॉट ट्रू, क्योंकि फॉर्मूला में डालिए। फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल इनकम लीजिए, उसमें 3 आइटम माइनस करिए। ले लेते हैं बच्चे, टोटल इनकम लेते हैं मुन्ना 5 lakhs। 3 आइटम, जितने आइटम डाले हुए हैं उसमें हमने टोटल इनकम 3, उसमें खाली हमारा LTCG माइनस होगा 2 लाख। 3 लाख बच्चे इज नॉट लेस देन 2.5 lakhs। तो डेफिशिएंसी है ही नहीं। तो ये गलती बच्चे करते हैं कि स्लैब इनकम को देखते हैं। लीगली फॉर्मूला जो है, कानूनी तौर से जो फॉर्मूला है वो ना ये है, ये वाला जो मैंने लिखवाया है कि आप टोटल इनकम में 3 आइटम माइनस करिए, फिर एग्जेम्पशन लिमिट से कंपेयर करिए। हो गई ना बात? अब सॉल्व कर दो इसको आगे। इस पे 30% टैक्स लगेगा, 30,000, और आपको ना कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ सर ये चीज पढ़ी थी, ऐसा था, और हाँ याद हो गया। इट्स लाइक पॉलिशिंग द शूज। और इस पे 20% टैक्स लग गया, 40,000। 40 और 30 70,000। 87A मिलेगा? हाँ सर 87A मिलेगा, क्योंकि 5 लाख तक की हमारी टोटल इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 87A 12,500 का मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 70,000। कैलकुलेशन एक बार आप लोग भी पीछे से ना चेक करते रहें। 57,500 प्लस 4% HEC 2300 रुपए, और हमारी टैक्स लायबिलिटी 57,500 प्लस 2300 59,800। लो जी 59,800। हाँ जी 59,800 बच्चे हमारी टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो ये वाला सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, ओके रिपोर्ट देते रहेंगे प्लीज मुझे। तीसरा पॉइंट, वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स पार्शियल इंटीग्रेशन करना मत भूलना। कभी कभार क्या होता है, नीचे एक छोटी सी लाइन देख देते हैं एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। टोटल इनकम का पार्ट नहीं है मुन्ना, लेकिन इंटीग्रेशन करना है। लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम 10(1) में एग्जेम्प्ट वाली, अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया वाली है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो टैक्सेबल होती है। तो ये लिख लेना बेटा एक बार बात। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया कौन से डेफिनेशन में? सेक्शन 21A में जो आती है। कौन कौन सी एग्रीकल्चर? वैसे एग्रीकल्चर में बताऊंगा, अभी तो टैक्स निकालने की बात आई है ना, तो इसलिए मैं खाली टॉपिक पर टच कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया सेक्शन 21A एग्जेम्प्ट हो जाती है। कौन से सेक्शन में? 10(1) में। हाँ, वो टोटल इनकम का पार्ट तो नहीं है, टोटल इनकम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मुन्ना पार्शियल इंटीग्रेशन करना मत भूलना। वो मैं सिखाऊंगा या समझाऊंगा पार्शियल इंटीग्रेशन। तो टैक्स निकालते वक्त जनरली क्या होता है, एक तो एग्रीकल्चर इनकम को हम लेते नहीं है टोटल इनकम में, टैक्स निकालते हैं, भूल जाते हैं इंटीग्रेशन करना। तो टैक्स निकालते वक्त 10 पॉइंट पहले रखना है। क्या शिफ्टिंग है क्वेश्चन में? क्या डेट ऑफ बर्थ तो नहीं दी हुई? क्या एग्रीकल्चर इनकम तो नहीं दी हुई? क्योंकि इसका सीधा असर टैक्स कैलकुलेशन पे पड़ेगा। तो जो गलतियां मैं करता था वो आप ना करें, ठीक है, ये बात याद रखना। चौथी बात, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सेक्शन 112A की इनकम दी हुई है, आपका सारा टैक्स गलत हो जाएगा 112 की इनकम अगर दी हुई है तो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें 112A की इनकम चेक करें। वैसे 112A वाली इनकम समझाऊंगा कैपिटल गेन में। ये बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर,
या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दो चीजों, लिस्टेड इक्विटी पर, और इसमें तीन बातें हमेशा याद रखनी टैक्स निकालते वक्त। एक तो इस पे ओन एग्जेम्पशन लिमिट है अपनी, ओन एग्जेम्पशन लिमिट, किसी भी स्पेशल इनकम के पास एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती, इनके पास अपनी एग्जेम्पशन लिमिट है। कितनी की पता होगा? 1 लाख। तो 1 लाख की शिफ्टिंग अलाउड है इनसे, यस, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड। इंडेक्सेशन कैलकुलेशन करवाऊंगा मैं इसकी कैपिटल गेन में, इंडेक्सेशन नहीं होती यहां पर, इंडेक्सेशन नॉट एप्लीकेबल। और चौथी बात हमेशा याद रखना, 87A नहीं मिलेगा। तो चार बातें 112A की इनकम अगर टैक्स कैलकुलेशन में आए, क्योंकि पहला चैप्टर टैक्स कैलकुलेशन का है, एक अपने पास 1 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है, इनकम निकालते वक्त कम मत करना 1 लाख, टैक्स निकालते वक्त कम करना, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड हो जाती है, इंडेक्सेशन नहीं मिलती है, अभी बता रहा हूं 80C टू 80U की बात मैं बता रहा हूं। और शिवांग, पर्सनल एग्जेम्पशन क्या मतलब मैं समझ नहीं पाया, 87A नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं चलो मैं इसका एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं आपके लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स सेल करे हैं बेटा, सोल्ड कितने के सर? 6 लाख के। कब? 15/12/2022। अच्छा बेटा, परचेज कब किए थे? सर परचेज किए थे 1 लाख के। कब? 15/12/2012। बस जी ये दिया हुआ है। और सर मेरी ना एक तो ये इनकम दी हुई है, एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी हुई है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सर ये ऐसा करो 2 लाख कर दो, इसको 2 लाख कर दो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1 लाख कर दो। बस जी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इसमें ये चारों पॉइंट्स कवर अप कर लेंगे हम। इनके पास अपनी एग्जेम्पशन लिमिट है, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड है, इंडेक्सेशन होनी नहीं है मुन्ना, 87A नहीं मिलना। आइए जरा मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे क्योंकि मैं टाइम बचाना चाहता हूं। इनका एक तो LTCG आएगा 112A के अंदर, कितना आएगा? सर जी बेचे 6 के हैं, खरीदे 2 के हैं, है तो लॉन्ग टर्म, लिस्टेड है। अच्छा ये मैंने मान लिया लिस्टेड, रिलायंस शेयर है, लिस्टेड ही है वो तो, और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। वो तो मैं आपको ना डिटेल में 112 जब करवाऊंगा कैपिटल गेन में बताऊंगा। तो 112A के अंदर कैपिटल गेन होना चाहिए, 112A के अंदर कैपिटल गेन होना चाहिए। तो 112A, 112A बच्चे ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। बताना जरा मुझे कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया? सर 6 - 2 4 लाख, इंडेक्सेशन करी नहीं तो एक पॉइंट तो मैंने बता दिया। दूसरा HP इनकम दी हुई है सर, कितनी? 1 लाख, टोटल इनकम हो गई 5 लाख। सर 5 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें? हाँ कर दो, बिल्कुल करो यार। स्लैब इनकम 1 लाख और मुन्ना फिक्स्ड इनकम स्पेशल इनकम कितनी? 4 लाख। स्लैब पे टैक्स तो निल है। अपनी एग्जेम्पशन लिमिट ले लो 1 लाख, ये भी पॉइंट समझा दिया मैंने, ओन एग्जेम्पशन लिमिट। शिफ्टिंग मिलेगी मुन्ना, वही फॉर्मूला में डालो, तो शिफ्टिंग कितनी मिलेगी? सर 1.5 लाख की शिफ्टिंग मिलेगी, 1.5 लाख की शिफ्टिंग मिलेगी। तो ये 2.5 - 4 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10%, ये अपनी ये शिफ्टिंग मिल गई 15,000। सर 87A नहीं मिलेगा इस वाले टैक्स से, 87A नील, 87A नील, 87A नील, 87A नहीं मिलेगा, ये 15,000 हो गया। प्लस 4% धनिया मिर्ची, 4% धनिया मिर्ची 600 रुपए, 15,600। तो मैंने आपको चार बातें एक ही क्वेश्चन में करवा दी, बाकी डिटेल्ड कैलकुलेशन वैसे इसमें और भी पॉइंट्स होते हैं, खरीदे गए हैं अगर ये 31
तो मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट मिलता है ना इसमें। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पर ना इसकी डेट ऑफ परचेज को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में। इसकी डेट ऑफ परचेज मान लो 15/12/2019 है ये, बस इसको 12 की जगह बच्चे 19 कर देना। उसमें मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। जो मुझे अभी 4 बातें बतानी थी ये याद रख लेना बस। तो जहां पर भी 112 ये आ जाए सर, इसमें शिफ्टिंग है, अपनी एग्जेम्पशन लिमिट है, इंडेक्सेशन नहीं है, और इसमें 87A नहीं है। आइए सर, ये था हमारा 4th पॉइंट। 5th स्पेशल पॉइंट लिखिए बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी अभी आया। 80C to 80U डिडक्शंस नॉट अलाउड। यस मुन्ना, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड फ्रॉम स्पेशल रेट इनकम्स। स्पेशल रेट इनकम से ये अलाउड ही नहीं है। तो स्पेशल रेट इनकम कौन कौन सी हो गई? अरे बच्चे, LTCG 112, LTCG 112A, STCG 111A, और बच्चे अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स, अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स अंडर सेक्शन 115 BBE, और कैजुअल इनकम्स, कैजुअल इनकम्स अंडर सेक्शन 115 BB। याद करो, अनडिस्क्लोज इनकम्स पे टैक्स कितना है? सर जी अनडिस्क्लोज इनकम पे 60% है, इन पे 15% है, इस पे 10% है, इस पे 20% है, इस पे 30% है। तो 80C to 80U डिडक्शंस तो बेटा हमेशा स्लैब वालों से मिलती है, कैजुअल इनकम से नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112(20) से नहीं मिलेगी, 112A से नहीं मिलेगी, 111A से नहीं मिलेगी, ये तो स्पेशल रेट है। और अनडिस्क्लोज इनकम्स 115 BB 60% पे नहीं मिलेगी। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। लिखिए जरा, यहां तक ओके रिपोर्ट, यहां तक ओके रिपोर्ट। तो ये सारे 10 पॉइंट्स याद रखने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने लगे टैक्स निकालने का और ये 10 पॉइंट दिमाग में नहीं रखे, बाद में 80 से 80 नीचे देखोगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, शिफ्टिंग देखोगे गलत हो जाएगा। ये 10 पॉइंट्स टैक्स कैलकुलेशन से पहले निकाल के रखें दिमाग में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6th पॉइंट। बेटा ये चेक कर लेना आप 115 BAC में हो या नहीं, 115 BAC और नॉट, आप इसमें कवर्ड हो या नहीं। इस सेक्शन को मैं डिटेल में करवाऊंगा इस 10 स्पेशल पॉइंट्स के बाद 115 BAC, क्योंकि 115 BAC पे क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं है, और आएगा ना तो सीधा धमाके वाला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन। तो 115 BAC में चेक करिएगा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें टैक्स कैलकुलेशन अलग हो जाती है और इनकम कैलकुलेशन अलग हो जाती है। नेक्स्ट 7th पॉइंट, 7th पॉइंट। बेटा 7th पॉइंट में क्रेडिट लेना मत भूलिए, TDS का और TCS का, TDS और TCS क्रेडिट ला लेना भूलिए। क्या होता है, बैंक की FD हो गई, कैजुअल इनकम्स हो गई, इन सब पे TDS होता है और कहीं कहीं जगह TCS भी होता है, इनका आपको क्रेडिट मिलता है। ये प्रीपेड टैक्सेस हैं और एडवांस टैक्स भी, तीनों का। यस, एडवांस टैक्स भी मैं आपको बता देता हूं भी कैसे करना है। ये तीनों हमारे प्रीपेड टैक्सेस हैं, प्रीपेड टैक्सेस, इनका टैक्स का क्रेडिट मिलता है। सर कैसे मिलता है क्रेडिट? अरे बेटा सुनो, जब आपका टैक्स आ जाता है ना, जैसे आपने टैक्स एट स्लैब रेट निकाला, बिल्कुल सही निकाल लिया, एक्स 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 एक्स, फिर टैक्स एट स्पेशल रेट निकाला, बिल्कुल सही निकाल लिया सर, एक्स 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 एक्स, फिर टोटल किया, फिर आपने चेक किया कोई रिबेट है क्या, पहले रिबेट आती है मुन्ना 87A की, फिर वो माइनस हो जाती है, ठीक है ना। फिर चेक करते हैं बेटा सरचार्ज, फिर चेक करते हैं सरचार्ज, वो ऐड होता है,
उसमें से फिर माइनस करते हैं मार्जिन रिलीफ, मार्जिन रिलीफ वो माइनस होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम कहते हैं टैक्स बिफोर हेल्थ और एजुकेशन सेस, टैक्स बिफोर HEC। फिर हम ऐड करते हैं मुन्ना 4% HEC, ये कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। एग्जाम में ना ये देखा करो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है, TL और TP। अगर लायबिलिटी पूछ रहा है तो मुन्ना ये हो गया लायबिलिटी, लायबिलिटी पूछ रहा है तो ये चीज हो गई, जितना टैक्स बनता है आफ्टर रिबेट्स माइनस करना, आफ्टर रिलीफ माइनस करना, सरचार्ज ऐड करना, हेल्थ और एजुकेशन से ऐड करना, इसमें से प्रीपेड टैक्सेस माइनस होते हैं। इसमें से अब वो देखने पड़ेंगे कि आपकी इनकम पे कोई टैक्सेस हैं, क्वेश्चन नीचे बोल देगा छोटा सा एडवांस टैक्स दिया था तो बेटा माइनस करो ना, दोबारा से क्यों दोगे। देखो तो इसमें से माइनस होते हैं प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड टैक्सेस कौन कौन से, वही तीनों बता दिए मैंने, 3 वाले, एडवांस टैक्स, TDS और TCS, ये माइनस होते हैं। और फिर आता है TP, टैक्स पेबल, जो आपको सेल्फ असेसमेंट के रूप में देना है। अच्छा, तो ये ना बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में TDS माइनस करना भूल जाते हैं, TDS माइनस करना भूल जाते हैं, TCS माइनस करना भूल जाते हैं। एडवांस टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसने जमा करवा रखा है प्रीवियस ईयर में, ये आपको टैक्स पेबल आता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है टैक्स पेबल और तुम लायबिलिटी तक छोड़ाते हो, तो तुम्हें TDS और TCS के प्रोविजंस भी दिमाग में याद रखने हैं टैक्स के टाइम पर, कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जिसपे TDS कट चुका है। चलिए इस बात को याद रखिए। 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, 10 पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं। 8th पॉइंट, आइए बच्चों 8th पॉइंट, 8th पॉइंट है बेटा ड्यू वर्सेस रिसीव्ड कॉन्सेप्ट। नोट करना है, करो करो करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, लो जी करो, इतने गप्पे शप्पे लगा लेते हैं, आप नोट करो। हाँ जी बच्चों बताओ जी कैसा चल रहा है सेशन, आप बताओ, आप लोगों की फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें रिवाइज हो रही हैं। हाँ जी बच्चों बताओ जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है आप लोगों से। चलो नाइस बेटा शिवांग, गुड। अलीना अमेजिंग एज ऑलवेज, क्या बात है, हम प्रेस करने में ना अलीना की कोई कंजूसी नहीं होती, मतलब सर की प्रेस करनी हो तो अलीना इज ऑलवेज इन द फोर फ्रंट, मक्खन लगाने में, मक्खन नहीं मैं बोलूंगा बट अप्रिशिएट करने में, दैट्स अ राइट वर्ड, मक्खन तो हो जाता है ना डेलिबरेटली कर रहे हैं, बट शी इज नेचुरली डूइंग इट, नाइस। चलो फटाफट करते हैं बेटा, चलो तो ये पैटर्न देख लेना टैक्स निकालने का बेटा, स्लैब स्पेशल रिबेट। एक बात और बता देता हूं, सुनो, हाँ अगर इंटीग्रेशन में, अगर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आ जाए इस वाले फिगर में आंसर बदलेगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पार्शियल इंटीग्रेशन है तो स्लैब का टैक्स नॉर्मली नहीं निकलेगा, स्लैब का टैक्स इंटीग्रेशन से निकलेगा बस। तो इफ पार्शियल इंटीग्रेशन इज देयर, स्लैब टैक्स डिफरेंटली, बस इंटीग्रेशन का असर खाली यहां पर होता है, इंटीग्रेशन का कोई असर इस पूरे चार्ट पे नहीं है, टैक्स निकालने का चार्ट है, गांठ बांध लो। तो इंटीग्रेशन का असर स्लैब के टैक्स को चेंज करता है, इंटीग्रेशन का टैक्स स्पेशल को सरचार्ज को चेंज नहीं करता, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में पार्शियल इंटीग्रेशन करनी पड़े तो स्लैब का टैक्स नॉर्मली नहीं निकालेंगे, स्लैब का टैक्स अलग तरीके से निकालेंगे, वो एग्रीकल्चर में बताऊंगा। हो गया जी भावना कॉपी।
चलो अब आ रहे हैं बेटे 7th 8th हो गया, ड्यू वर्सेस रिसीव्ड। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि जैसे एचपी इनकम है वो ड्यू बेसिस पर है, ड्यू बेसिस पर है, ठीक है ना। तो एडवांस रेंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो एडवांस रेंट इस साल की इनकम में जुड़ेगा नहीं, इस साल की इनकम में जुड़ेगा नहीं, तो हमारी टोटल इनकम उस अमाउंट से बढ़ेगी नहीं। तो इनडायरेक्टली ये ड्यू वर्सेस रिसीव वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेना। सैलरी हमारी थी किस पर, ड्यू और रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर। तो क्वेश्चन में आया सैलरी ड्यू भी नहीं हुई रिसीव भी नहीं हुई, तो इस साल टैक्स नहीं होगी। फिर जिस साल ड्यू होगी रिसीव होगी अर्लियर होगा उस साल टैक्स होगी। समझ रहे हैं? तो वो कहता है कि एक महीने की सैलरी ड्यू नहीं हुई है रिसीव भी नहीं हुई है, तो इस साल टैक्स कैसे होगी। तो टैक्स निकालने के लिए इनकम चाहिए, इनकम के लिए देख लेना भाई हेड्स के अंदर ड्यू वाला रिसीव वाला है। बताना जरा पीजीबीपी में कौन सा है। अरे बेटा वहां तो सेक्शन 145 है, 145। 145 क्या कहता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, चॉइस आपकी है, योर चॉइस, लिख लो जी। तो आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से है योर चॉइस, आप उसको ड्यू भी फॉलो कर लो या रिसिप्ट भी फॉलो कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये भी याद रखना अगर पीजीबीपी ड्यू पे है ना, तो बेटा एडवांस अमाउंट उसमें भी इंक्लूड नहीं होगा फिर, क्योंकि ड्यू तो हुआ ही नहीं वो। हाँ ये थोड़ी बातें याद रखनी पड़ेंगी भाई। दोबारा बीट करना सर, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर की सेल्स थी, ड्यू बेसिस फॉलो कर रहे हो, तो छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं, समझा। एचपी का एग्जांपल दोबारा समझाता हूं। एचपी का एग्जांपल एडवांस रेंट आया इस साल, तो इंक्लूड ही मत करना, क्योंकि एचपी तो होता ही ड्यू पे, बात ही खत्म। सैलरी में तो वही मंथ की सैलरी लेनी है जो ड्यू या रिसीव हो जाए, अर्लियर वाली। जो ना ड्यू हो ना रिसीव हो लेनी नहीं, बात ही खत्म। पीजीबीपी में चॉइस आपकी है। अब बच्चे यहां पर ना पीजीबीपी क्वेश्चन बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है मान लीजिए ड्यू बेसिस की अकाउंटिंग है आपकी, तो जो आपने सेल्स कर दी हैं वो लेनी है ना, उनका कैश आ गया हो या नहीं आया हो। तो अगर कोई एडवांस में कैश आया है और सेल करी नहीं है तो वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगा ना, क्योंकि ड्यू बेसिस है, ये याद रखना। समझ गए? बोलो ये बात समझ आई नहीं आई? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ड्यू बेसिस है, सेल करी नहीं है, एडवांस आया 1 लाख रुपए का, तो वो इंक्लूड नहीं होगा ना, अभी सेल करी का, ड्यू बेसिस अकाउंटिंग है, ये बात याद रखना। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कौन से बेसिस पर है सर? कैपिटल गेन तो ड्यू पे मुन्ना, ड्यू बेसिस पर है, लेकिन कैपिटल गेन में कुछ सेक्शंस थे जो रिसीव पे थे। अब सुन लो, क्वेश्चन जानबूझ के क्या बोलेगा, मकान बेचा पैसे नहीं मिले, तो होना आधे, बस समझ लो तुम मैंने क्या बोला, आधे खिसके हुए। मकान बेचा पैसे नहीं मिले, तुम बोलोगे जी अगले साल टैक्स होगा। अरे भाई ड्यू बेसिस पे है कैपिटल गेन। हाँ कुछ एक्सेप्शंस थी कैपिटल गेन की, सर्टेन एक्सेप्शंस, वो तो मैं आपको जब बताऊंगा जब कैपिटल गेन करेंगे, ठीक है। अदर सोर्सेज बताओ। अरे मुन्ना अदर सोर्सेज तो सर हमने कभी दिमाग लगाया ही नहीं, ये बताओ आप अदर सोर्सेज कौन से बेसिस पर है। एचपी ड्यू पे है, सैलरी ड्यू रिसीव पे है, पीजीबीपी एज पर योर चॉइस बेबी, कैपिटल गेन ड्यू पर है, एक्सेप्शंस हैं जैसे वो डिस्ट्रक्शन, कंपल्सरी एक्विजिशन। अदर सोर्सेज किस बेसिस पे है, अदर सोर्सेज किस बेसिस पे है? सारे बच्चे बताओ अदर सोर्सेज किस बेसिस पे है? अब सुन लो, अदर सोर्सेज में गिफ्ट की इनकम जो आई, गिफ्ट वाली रिसिप्ट पे है, गिफ्ट वाली रिसीव पे है। अच्छा कैजुअल इनकम रिसीव पे है, तो एग्जाम में आ जाए लॉटरी लग गई, 1 करोड़ की लग गई, पैसे नहीं मिले, टैक्स मत करना उस साल। अच्छा, और क्वेश्चन आएगा एग्री टू गिफ्ट, माई फ्रेंड हैज एग्री टू गिव मी गिफ्ट फॉर 1 लाख, तुम 1 लाख टैक्स कराओगे, एग्री वर्ड लिखा है। सारी बातें टेक्स्ट के पेपर में
छोटी छोटी बातों पे गलतियां हो रही है। एग्री वर्ड लिखा है, एग्री क्या होता है? कम वक्त देना है मुझे गिफ्ट, नहीं देता नहीं है, टैक्स नहीं होगा। ये रिसीव पे कैजुअल इनकम। और सुनो, एडवांस मनी फोरफीटेड रिसीव पे है, एडवांस मनी फोरफीटेड रिसीव पे है। तो गिफ्ट, कैजुअल इनकम, एडवांस मनी फोरफीटेड। और इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन या इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन याद करो कौन सा था वो? ऑन डिले इन कंपनसेशन ना, डिले। याद करो, याद आ रहा नहीं आ रहा? पहले तो ये बताओ तुम्हें ये अदर सोर्सेज की इनकम याद है नहीं है कि अदर सोर्सेज में है गिफ्ट, कैजुअल इनकम? भाई साहब ये तो बता दो पहले, ये तुम्हें याद है नहीं है ये चीजें, है ना? गिफ्ट, कैजुअल इनकम, एडवांस मनी फोरफीटेड, हाँ ये रिसीव पे है। कौन सी? गिफ्ट, कैजुअल इनकम, एडवांस मनी फोरफीटेड, इंटरेस्ट। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मुन्ना, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी रिसीव पे है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी रिसीव पे है। हाँ जी, डिविडेंड भी रिसीव बेसिस पे है। डिविडेंड मिलेगा तो मानूंगा, नहीं तो मुझे क्या पता डिविडेंड कितना मिला। तो डिविडेंड भी रिसीव पे ही है मोटा मोटा, तो डिविडेंड भी मोटा मोटा रिसीव बेसिस पर है। बाकी जो अदर इनकम्स हैं, अदर सोर्सेज की अदर इनकम्स, वहां पर लगाना 145 MOA योर चॉइस। चाहे तुम कैश बेसिस फॉलो करो या मर्केंटाइल फॉलो करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, गिफ्ट, सॉरी गिफ्ट, कैजुअल, एडवांस मनी फोरफीटेड, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी और डिविडेंड, मोटा मोटा ये सब रिसीव पे लेने। मिलेंगे तो इनकम है। कीमैन का पैसा मिला नहीं, अभी मर गया कीमैन पैसा मिला नहीं, अभी टैक्स नहीं होगा बच्चे, ठीक है? एडवांस मनी फोरफीट अभी किया नहीं है, या कैजुअल इनकम मिली नहीं है, लिखा है ही वॉन अ लॉटरी ऑफ 1 लाख एंड पैसा रिसीव 23-24। तो बेटा 23-24 में टैक्स करेंगे, अभी नहीं करेंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? चलो आओ कॉपी करो। तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप टैक्स निकालें तो इनकम पे थोड़ा सा पैनी नजर रखें कि इनकम किस आधार पे लेनी है, इनकम किस आधार पे लेनी है। हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सेशंस तो 2 घंटे की मैंने प्लान किए, छोटे छोटे, 2 के 2.25 हो जाएं, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है? बोलो ये क्लियर है ना? ज्यादा लंबे लंबे में वो थकान हो जाएगी आप लोगों को, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। ये बता दो जरा एक बार, 2 आवर सेशन इज फाइन ना, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल। थोड़ा सा चीजें क्लियर भी हो रही है। चलो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता दो एक बार। मुझे तो बहुत आ रहा है हमेशा की तरह, तुम्हें आ रहा नहीं आ रहा है? प्लीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिडू, मजा आ रहा नहीं आ रहा है? झूठ मत बोलना। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। चलो चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं करवा रहा हूं आपको एक 9th आइटम छोटा सा करवा के 10वां आइटम करवा दो बड़ा। 9th आइटम में 112 ड्यू रिसीव का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अंदर राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट करवा देता हूं, छोटा सा ही है, राउंडिंग ऑफ मत भूलना करना। अच्छा, राउंडिंग ऑफ हेड्स का नहीं करते, राउंडिंग ऑफ या तो टोटल इनकम का होता है। वैसे हम, सुनना मेरी बात, सॉल्व करते वक्त हम सैलरी को भी राउंड ऑफ कर देते थे, एचपी को भी कर देते थे, वो कर देते हैं, लेकिन लीगली, लीगली टोटल इनकम का राउंड ऑफ करना है और अपन टैक्स पेबल का राउंड ऑफ करना है। अच्छा, राउंडिंग ऑफ टैक्स पेबल का करना है, लास्ट फिगर का, ये टैक्स पेबल का, इसका राउंड ऑफ करना होता है जो हमें जमा करवाना, सब कुछ माइनस करने के बाद। बीड़ू, क्या बात है, सेक्शंस भी याद है तुम्हें? क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चों, मेरे चपड़ गंजुओं, वेरी गुड। टोटल इनकम, टोटल लॉज लीगली देखो, वैसे कर देंगे हम, सैलरी का भी कर देते हैं, लेकिन लीगली टोटल इनकम का राउंड ऑफ होगा अंडर सेक्शन 288A और टैक्स पेबल का राउंड ऑफ होगा 288B।
तो याद रखना इस बात को, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और याद आ गया मुझे, ये सेट ऑफ क्लबिंग जो करनी है, ये चैप्टर्स हमारे सेट ऑफ एंड क्लबिंग, ये जीटीआई में करनी है, कहां करनी है, क्वेश्चन ये आ रहा है। जीटीआई में क्लबिंग करनी है या हेड्स के अंदर ही करनी है, जैसे इकट्ठा करके हम क्लबिंग करें या घर में ही क्लबिंग कर करके आए, ये बताना जरा। और राउंडिंग ऑफ का तो तरीका तुम्हें आता है, मैं वो समझा नहीं रहा। यस, अंडर रिस्पेक्टिव हेड, ये बात याद रख लेना, अंडर रिस्पेक्टिव हेड्स। यस, क्लबिंग बच्चे कभी जीटीआई में मत करना, गलती से भी क्लबिंग जीटीआई में मत करना, रिस्पेक्टिव हेड में करना। यानी कि अगर जैसे सुनो, मेरा माइनर है, उसको ब्याज की इनकम आ रही है, मैं उसका बाप हो गया, तो मैं आईयूएस में क्लब करूंगा। मैंने अपनी वाइफ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज एम्प्लॉय रखा, जिसमें मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वाइफ को सैलरी मिल रही है तो मेरे लिए सैलरी बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। मैंने अपनी वाइफ को पैसा दिया, वाइफ ने पैसे को बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में वो प्रपोर्शन करते हैं ना, रेशो निकालते हैं फर्स्ट डे, तो फिर मेरी बिजनेस में क्लब हो जाएगा। तो मुन्ना ये बात याद रखना, सेट ऑफ और क्लबिंग जीटीआई में नहीं होती। गलती से भी जीटीआई में अगर आपने सेट ऑफ क्लबिंग करके दिखाई, मार्क्स कट जाएंगे, आंसर चाहे मैच कर जाए। देखो सैलरी में ना जोड़ के जीटीआई में जोड़ दिया, अल्टीमेटली टोटल इनकम तो बढ़ी ना, लेकिन जीटीआई में नहीं क्लबिंग करते, घर में करते, घर में घुसकर ठीक करेंगे। बात याद रख लेना इस बात। आइए अब मैं 11th और लास्ट पॉइंट, की पॉइंट जो याद करने वाला है, स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज, स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज। आ जाइए बच्चे, स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज। और ये जो स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज हैं, ये बेटा इंडिविजुअल के लिए है, एचयूएफ की बात कर रहा हूं मैं, एओपी बीओआई की बात कर रहा हूं, और मैं एजेपी की बात कर रहा हूं। स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज, यस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। कंपनी का सरचार्ज तो वो तो अलग अलग है, वो 5 केसेस कंपनी में बनते हैं, 115, बी ए, बी डबल ए, बी ए बी, वो अलग अलग केसेस है। फर्म का सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर 12% है, वहां पर अलग हो जाता है ना। और रही बात लोकल अथॉरिटी का सरचार्ज, फर्म की तरह है। तो ये जो स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज है, वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए, ठीक है। सरचार्ज क्या पढ़ा है सर, हमने तो पढ़ा है 50 लाख तक नो सरचार्ज, 50 से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 20%, 20% है ना, 10%, 15%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%। मुझे भी अजीब सा लगा, मैंने कहा 20%, साला 20% कौन सा आ गया, 15%। 25% 2 करोड़ से 5 करोड़, और 5 करोड़ से ऊपर 37%, यही सरचार्ज है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कहीं कहीं इनकम्स पे जो सरचार्ज है वो थोड़ा कम कर दिया। स्पेसिफिकली मोटा मोटा ये बोलने, जहां पर शेयर मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से आप कमा रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज से या तो कैपिटल इनकम्स आती है, हाँ सर, शेयर्स बेचकर मोटा मोटा, या रेवेन्यू इनकम्स आती है स्टॉक से डिविडेंड के रूप में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सरचार्जेस को अलग अलग कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, सुनिए मेरी बात, टोटल इनकम के गवर्नमेंट ने 2 हिस्से कर दिए, टोटल इनकम के 2 हिस्से कर। अच्छा, सरचार्ज निकालने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा इनकम अदर देन, इनको एक नाम दे देते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज की इनकम्स है ना, अदर, इनको एक नाम दो बढ़िया सा, इनकम अदर देन, इनको नाम देते हैं अदर देन वाई इनकम्स। ये ऐसा करो, रुको 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 रुको, इनकम अदर देन
कुछ नाम देते हैं बढ़िया सा, इनकम अदर देन स्टॉक इनकम्स, चलो स्पेसिफाइड इनकम अदर देन स्पेसिफाइड इनकम्स। नाम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे ना एग्जाम में भूल जाएंगे। यहां पर स्पेसिफाइड इनकम्स। अब ये स्पेसिफाइड इनकम्स क्या है सर, आइए जरा। स्पेसिफाइड इनकम्स में एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म तो सर हो ही गया ना, कितना लॉन्ग टर्म लिखोगे, अरे STCG अंडर सेक्शन 111A। और एक और इनकम मुन्ना, डिविडेंड इनकम। ये चार इनकम को मैंने एक नाम दे दिया, एक नाम दे दिया स्पेसिफाइड इनकम्स। कौन कौन सी सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड इनकम। ये बेसिकली कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। लेकिन सर ये कहना तो गलत है, 112 का लॉन्ग टर्म स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, 112A स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, कोई स्टॉक्स पे आती है वो तो, लिस्टेड शेयर्स, 111A भी शेयर्स, डिविडेंड भी शेयर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सर गोल्ड पे भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म 112 लैंड पे भी आ सकता है ना। तो इसमें से 3 स्टॉक एक्सचेंज की इनकम्स हैं एक लॉन्ग। अच्छा ये 20 पे आती है सर, हाँ ये 20% पे आती है सर, मोटा मोटा। सर ये मोटा मोटा 10% पे आती है, सर ये 15 पे आती है। और डिविडेंड इनकम किस रेट पे टैक्सेबल होती है बताना सर, डिविडेंड इनकम किस रेट पे टैक्सेबल होती है, डिविडेंड इनकम किस रेट पे टैक्सेबल होती है। डिविडेंड इनकम किस रेट पे टैक्सेबल होती है बबुआ, स्लैब पे। क्या बात है रोहन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 30 पे अश्वनी कह रहे 30 पे, हे भगवान, ये होती है स्लैब रेट। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर आपके पास ये चार इनकम, अच्छा अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उसका सरचार्ज तो 25% फ्लैट है, वो उसको अलग ही लिख लेता हूं मैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स। अच्छा 115 BBE वाली, हाँ अभी बताऊंगा, 115 BBE वाली, उसका सरचार्ज 25% फ्लैट सरचार्ज है, उनका सरचार्ज अलग है। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सरचार्ज का कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI। इसमें कौन कौन सी इनकम आ गई, अरे मुन्ना सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, और बताओ शॉर्ट टर्म अदर देन 111A, हाँ अदर देन 111A, अदर देन 111A। और सर अदर सोर्सेस सारा, हाँ लॉन्ग टर्म, हाँ बिल्कुल अदर सोर्सेस सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। इस पे सरचार्ज वही 10%, 15%, 25%, 37% आएगा, 10, 15, 25, 37। इन पे सरचार्ज इन चारों इनकम पे 10% और 15% ही रहेगा। अच्छा तो यानी कि सर अब दोबारा रिपीट कर दो, इसको तो हम स्पेसिफाइड इनकम्स को तो नाम दे रहे हैं वाई इनकम्स, और इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्स इनकम्स। अब जरा नोट करना है मेरा कॉन्सेप्ट, स्पेसिफाइड इनकम जो वाई वाली है उस पे 20, चार इनकम्स पे दो ही सरचार्ज हैं, हाँ जी मुन्ना दो ही सरचार्ज है, 10 और 15 का, 25 वाला नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर चला गया तो, 3 करोड़ से ऊपर चला गया, 5 करोड़ से ऊपर, ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 15, 10 और 15 इन चार इनकम्स पे। बाकी जो आपकी सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, PGBP है, शॉर्ट टर्म अदर देन 111A है, और अदर सोर्सेज की इनकम है, इस पे आपका सरचार्ज है 10, 15, 25, 37। और जो आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स हैं उस पे सरचार्ज है 25% फ्लैट। तो अब आप जरा सरचार्ज निकालते वक्त
दिमाग में ये बिठाएंगे अनडिस्क्लोज इनकम्स 25%, बात खत्म। अगर सैलरी, एचपी, पीजीबी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन 111 है, अदर सोर्सेज 10, 15, 25, 37 और स्पेसिफाइड इनकम्स है वाई वाली, तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म पे 20, जो ये चार इनकम्स हैं 10 और 15। यहां तक कॉपी कर लिया एक बार, ये कॉपी कर लिया एक बार। हैव यू कॉपीड इट? ग्रेट। आ जाइए जरा नीचे लिखिए कॉन्सेप्ट, नीचे लिखिए कॉन्सेप्ट, ये लिखिए स्पेशल केसेस ऑफ सरचार्ज है, लिखिए जी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अनडिस्क्लोज की तो बात ही ना करो, उसपे तो 25% फ्लैट है। 1 करोड़ की इनकम हो, 2 करोड़ की इनकम हो, 5 करोड़ की इनकम हो, 10 लाख की इनकम हो, 5 लाख की इनकम हो, 1 लाख की अनडिस्क्लोज, सब पे 25%, उसको हटा ही दो, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स और वाई। अब सुनिए, कॉन्सेप्ट है एक्स प्लस वाई मिला लो। अगर ये एक्स प्लस वाई मिलाकर बच्चे 50 लाख से ऊपर की है, 1 करोड़ तक है, तो आपका सरचार्ज लगेगा दोनों इनकम्स पे, एक्स और वाई पे, दोनों पे 10%, सारी इनकम्स पे 10%। अच्छा, अगर आपकी एक्स प्लस वाई वाली इनकम मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक की है, तो आप पे सरचार्ज लगेगा 15%। एक्स प्लस वाई मतलब आपकी टोटल इनकम ही हो गई ना, तो टोटल इनकम 50 से ऊपर है 10, 1 करोड़ तक है 10, एक्स प्लस वाई टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 15, 2 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक 15। अब जरा देखिए, अगर आपकी, हाँ जी, एक्स वाली इनकम अपने आप खाली ओनली एक्स, एक्स वाली इनकम खुद चली गई ऊपर, कितनी ऊपर हो गई एक्स वाली इनकम, खाली एक्स, एक्स वाली कितनी हो गई सर? सर ये चली गई ऊपर 2 करोड़ से ऊपर चली गई, एक्स वाली इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली गई, ठीक है सर। और ये 5 करोड़ तक है, हाँ जी, और आपके पास दोनों इनकम्स हैं, एक्स प्लस वाई, सारी इनकम्स हैं आपके पास, एक्स प्लस वाई मिलाकर, लेकिन खाली एक्स, एक्स वाली इनकम 2 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर, पहले तो मिलाकर ऊपर थी, अब खाली एक्स वाली 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर चली जाए, 5 करोड़ तक चली जाए। इसमें दो काम करने हैं, लिख लो, अभी समझना नहीं है, लिख लो। एक्स वाली इनकम्स पे सरचार्ज लगेगा 25% का, और वाई वाली इनकम्स पे सरचार्ज लगेगा 15%। ये लिख लो, प्रैक्टिकली बताऊंगा। एक्स वाली इनकम 5 करोड़ से ऊपर चली गई, एक्स वाली इनकम्स पे सरचार्ज लगाना 37% का, और वाई वाली इनकम्स पे सरचार्ज लगाना 15%। लिखो बेटा, लिखो। कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे, देखने से समझ नहीं आएगा। आ जाइए, आइए लास्ट केस, ये केस नंबर 1 कर दो, केस नंबर 2 कर दो, केस नंबर 3 कर दो, 5 क्वेश्चन ही करेंगे, केस नंबर 4 कर दो। अब आ जाओ केस नंबर 5। केस नंबर 5 में एक्स प्लस वाई दोनों मिलाकर 2 करोड़ से ऊपर है, एंड नॉट कवर्ड अंडर 4 केसेस, नॉट कवर्ड अंडर 1 to 4। तो मुन्ना दोनों इनकम्स पे 15% लगे। लिखना जरा, एज इट इज लिखना है, विदाउट अप्लाइंग योर माइंड, एज इट इज लिखना है विदाउट अप्लाइंग योर माइंड। ये कॉपी हो जाए तो मुझे बताइएगा। दिस विल बी द इनफैक्ट लास्ट टॉपिक, देखते हैं, नहीं तो फिर हम कल कवर अप करेंगे 8 बजे के बाद। तो जरा देख लीजिए।
Once you are through with the formula, let me know. These are the special cases of surcharge. अनडिस्क्लोज इनकम्स पे तो अपना अलग ही है 25%. बाकी टोटल इनकम्स को आपको एक्स और वाई में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा. चलो आ जाइए. हैज एवरीबडी कॉपीड द फॉर्मूलाज? नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन नाउ. केस नंबर 1. केस नंबर 1 आप लोग करेंगे, मेरे साथ ही करेंगे. आपकी एचपी इनकम 60 लाख है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 10 लाख है. टोटल इनकम कितनी हो गई? 70 लैक्स, है ना. अब इस पे सरचार्ज बताइएगा कितना कितना लगेगा किस किस इनकम पे. आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं सॉल्व कर देता हूं. वैसे इसमें स्लैब इनकम 60 लाख है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 10 लाख है. इसका 20% लगेगा बेटा, 2 लाख रुपए. और 60 लाख का स्लैब फटाफट मैं बता देता हूं बेटा. 1 लाख, वही जवान आदमी लेके चल रहा हूं. 1,12,500 और 50 लाख पे 30% 15 लाख प्लस 1,12,500 तो मुन्ना 16,12,500. हाँ जी. अब बताइए दोनों पे 10-10% सरचार्ज लगेगा तो हम दोनों को ऐड ही करके फिर निकाल लें, है ना. या हम दोनों को अलग अलग 10-10% क्या ऐड करें. तो हम दोनों का टैक्स ऐड कर लेते हैं और दोनों का टैक्स ऐड होके बन गया 18,12,500 और मुन्ना 10% सरचार्ज लगा दिया. बिल्कुल सही, 1,81,250. ये उसके आगे आगे आप सॉल्व करने लायक है ना, कर लेंगे ना. चलो मैं ऐड कर देता हूं 18,12,500 प्लस 181,250 19,93,750 प्लस 4%. जो सिखाने वाली बात थी वो ये थी कि भाई 10% सरचार्ज दोनों पे लगा दिया. बोलो जी क्लियर बात कि x प्लस वाई. अच्छा, इसमें कौन सी x वाली इनकम थी सर? इसमें ना HP वाली तो x थी, ये y थी. लेकिन दोनों को मिलाकर 50 से ऊपर चले गए तो दोनों पे 10 लगाया. प्रॉब्लम आएगी जब 2 करोड़ से ऊपर चली जाएंगी दूसरी इनकम, इनका सरचार्ज 15 ही रहेगा, दूसरी इनकम का सरचार्ज तो बढ़ जाएगा. अच्छा, ये अपनी औकात में ही रहेंगे. तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है वाई इनकम्स को सरचार्ज से. वाई इनकम्स को सरचार्ज के कहर से प्रोटेक्ट कर रही है कि ये 4 इनकम से सरचार्ज ज्यादा से ज्यादा 15. बोलो क्लियर है बात. तो मैं आगे बढ़ू, 4% धनिया मिर्ची भी जोड़ दूं. 79,750 और टैक्स लायबिलिटी मुन्ना प्लस 19,93,750 20,73,500. ओके रिपोर्ट दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों. ओके रिपोर्ट दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, खुद करना है. HP इनकम 1.2 करोड़ और STCG 111A गाइस 30 लैक्स. टोटल इनकम 1.5 करोड़. 1.5 करोड़. स्लैब हो गया 1.2 करोड़ और स्पेशल या आपका फिक्स्ड वाली इनकम्स हो गई 30 लैक्स एट द रेट ऑफ 15%. हाँ जी सर. सरचार्ज बता दीजिए. वैसे तो मैं सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए बेटा. 1 करोड़ 20 लाख है तो 1 करोड़ 10 लाख पे 1 करोड़ 10 लाख पे 30% प्लस 1,12,500 तो बेटा इसका टैक्स आता है 34,12,500 और बच्चे 30 लाख का 15% 4.5 लाख. 4.5
34,12,500 प्लस 4,50,000, 38,62,500 सरचार्ज बताइए। बहुत ही बढ़िया, 15% सरचार्ज दोनों पे लगेगा। अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी दोनों एक ही लेवल पे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी 2 करोड़ से ऊपर इनकम जाना शुरू होंगी, जब प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, तो वाई वाली इनकम का तो बढ़ जाएगा, एक्स का वहीं रहेगा, तो 15% लगा देते हैं। 15 हो गया बेटा, 38,62,500 का 15%, 579,375, यही है क्या? 38,62,500 का 15%, बिल्कुल सही। अब आप सॉल्व कर लोगे, आगे छोड़ दूं? 38,62,500, सो ये हो गया 44,41,875 प्लस 4%। यहां पर जो सिखाने वाली बात थी, ये भी बड़ा इजी काम था, 15% लगा दिया। क्लियर बात? बोलो जी क्लियर, सारे बच्चे मुझे क्लियर करें। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब जो मजे वाला केस है ना, मजे वाला, अब देखो थर्ड केस, इसमें मैं एचपी इनकम ले रहा हूं 2.5 करोड़ और मैं ले रहा हूं LTCG 112 50 लैक्स। टोटल इनकम कितनी? 3 करोड़। इसमें एचपी इनकम अलग कर ले, वो स्लैब वाली पे आ जाएगा, और फिक्स्ड वाली अलग कर लेते हैं। स्लैब इनकम 2.5 करोड़, 50 लैक्स पे 20% टैक्स 10 लैक्स, सरचार्ज बताना 10 लैक्स, और 2.5 करोड़ का बेटा 2,40,00,000 का 30%, 72 लाख प्लस 1,12,500। मुन्ना ये वाला टैक्स है 73,12,500, सरचार्ज बताना। अगर ये स्पेशल केसेस नहीं बताता तो आप बोलते 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, 25% सरचार्ज लगाना है। आप तो दोनों को टैक्स को ऐड कराते, 25% लगाए आते, ऐसे ही करते ना। अगर मैं आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो आप 25 लगाए आते, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है। लेकिन बेटा ये वाली जो फिक्स्ड वाली है ना, ये वाई इनकम है, ये वाली एक्स इनकम है। हाँ, अगर ये कैजुअल इनकम होती लॉन्ग टर्म की जगह, कैजुअल इनकम होती लॉन्ग टर्म की जगह, तो वो वाई नहीं है, वो तो एक्स ही है। हाँ, फिर सरचार्ज 25% ही लगता। अब इस पे तो लगाना है सरचार्ज 25% का, और मुन्ना इस पे सरचार्ज लगाना है कितना परसेंट? बोलो बोलो, 15%। अच्छा, अब बात समझ आ गई? करो सॉल्व, करो 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 करो। तो बेटा 73,12,500 का 25%, ये हो गया 18,28,125, और बेटा 10 लाख का 15% तो 1.5 लाख होता है। सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करिए। 73,12,500 प्लस 18,28,125, 91,40,625। कैलकुलेशन हाथों हाथ आपको चेक करनी है। 11,50,000 इनको अब जोड़ के, अब जोड़ना, पहले मत जोड़ना क्योंकि सरचार्ज दोनों का अलग अलग था। तो 91,40,625 प्लस 11,50, तो बेटा ये बन गया 1 करोड़, ओ माय गॉड, 2 लाख। कैलकुलेशन संयम, सब बच्चे चांदनी भावना जरा देख लेना, और 4% जोड़ दीजिएगा। बोलो क्लियर बात, बोलो क्लियर बात। तो यहां पर जो सिखाने वाली बात थी, इनका तो बढ़ गया सरचार्ज, इनका वही 15 पे रह गया। करो जी, हाँ अलीना प्लीज सारे बच्चे चेक करें, ये वैसे लास्ट लास्ट टॉपिक है आज का।
तो जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया वही समझाना था कि सब पे 25 नहीं है, वाई वाली इनकम्स पे सिक्स टॉपिक, क्या मतलब, समझ नहीं आई बात। 4% धनिया मिर्ची लगा भी दें तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा ना वो तो आंसर। 107, हाँ हाँ वो तो 10702,250 टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, चलो केस 4 में आपकी एचपी इनकम देखना बच्चे 5,50,00,000 और आपका STCG 111A बोल रहा हूं मात्र 20 लाख। टोटल इनकम 5,70,00,000। ये केस 4 है बच्चे। वैसे आप सरचार्ज देख के बता सकते हो केस 4 में कितना कितना। इसमें स्लैब और फिक्स्ड, स्लैब 550 और 20 लाख, इस पे लगेगा 15%। ये वाई वाली है, ये एक्स वाली है। अब फिक्स्ड में भी देखना पड़ेगा कौन सी फिक्स्ड वाई वाली है। ये कैजुअल होता तो बात ही खत्म हो जाती। अब 5,50,00,000 पे तो टैक्स है। ओ माय गॉड, फिगर्स ही इतने माइंड ब्लोइंग है। 1,63,12,500 और मुन्ना इस पे 3 लाख रुपए। बताओ फटाफट सरचार्ज बताओ मुझे, सरचार्ज कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत? बताइए एवरीवन, टेल मी हाउ मच सरचार्ज। सारे बच्चे मुझे बताएं, वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर की। बहुत बढ़िया बच्चे, 37% का इधर लगेगा, इधर 15% का लगेगा। अब बात क्लियर हो गई सर। इस पे लगेगा 37%, विच इज 60,35,625 और मुन्ना 45,000 रुपये लगा ना इधर, तो बस 45,000 रुपये। आगे तो फिर धनिया मिर्ची ऐड कर ही देंगे, तो 3,45,000 तो इधर, और मुन्ना 163,12,500 इधर, 2,23,48,125, 48,125। इन दोनों को जोड़कर 2,26,93,125। इस पे 4% बेटा, बच्चे 4% HEC लगा लीजिएगा। लो जी, वो भी कर देते हैं आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं आपके साथ। 2,36,00,000,850। लो जी, 2,36,00,850। ओके रिपोर्ट, एक स्माइली दीजिए, ओके रिपोर्ट दीजिए। खिलखिलाता हुआ चेहरा मैं भी भेजता हूं आपके लिए, प्यारा प्यारा सा। ये इनकम 20 लाख है तो इस पे 50 लाख वाली लिमिट नहीं लगती। ये इनकम 20 लाख है। हाँ बेटा, ये देखो आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, सीधी सी बात ये है, आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो जब आपका टोटल सरचार्ज 37 हो चुका है तो हम आप पे 15 ही लगाएंगे। हम 10% वाला सरचार्ज क्यों लगाएंगे? लॉजिकल बात है ना। हम आपकी टोटल इनकम 37% पे जा चुकी है तो आप पे 15 ही लगेगा। अंश का सबसे बेस्ट आया है स्माइली। क्या है वो, स्माइली कहते हैं इसको भी, इमोजी, इमोजी, इमोजी कहते। चलो 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 चलो, इमोजी, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, करेक्ट करने में सबसे आगे हो तुम बच्चों, टीचर को जैसे समझते हो। क्या बोलूं बस मैं। केस नंबर 5। अब जरा देखो इसको देखो। आपकी PGBP इनकम
1.5 करोड़, ठीक है। और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, मान लीजिए 70 लाख। अब ये टोटल इनकम हो गई 2.2 करोड़। पहला केस क्या था, x प्लस वाई 50 से ऊपर 1 करोड़ तक। दूसरा केस x प्लस वाई 1 से 2, वो भी नहीं है। तीसरा x वाली इनकम 2 से ऊपर, वो भी नहीं है। चौथा केस x वाली, रोहन ने क्या भेज दिया समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, और चौथा केस बच्चे x वाली इनकम 5 करोड़ से ऊपर, वो भी नहीं, क्योंकि इसमें x वाली ये है ना और y वाली ये है ना, तो ये पांचवा केस है। बड़ा सिंपल केस है इसमें। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। स्लैब वाली इनकम 1.5 करोड़ और फिक्स्ड वाली रेट वाली इनकम 70 लैक्स। ये वाई वाली है बनना, ये एक्स की है। 1.5 करोड़ पे टैक्स निकाल दो सर। 1 करोड़ 40 लैक्स पे 1 करोड़ 40 लैख, अरे कितना होते हैं 1 करोड़ 40 लैक्स हो गए। इसका 30% प्लस 1,12,500, जवान आदमी लेके चल रहा हूं 43,12,500। और मुन्ना ये 20 पे आएगी, 14 लाख हो गए ना। सरचार्ज बताओ, सरचार्ज। दोनों पे सरचार्ज 15 है भाई, सीधी सी बात है, दोनों पे 15 है, बात खत्म हो गई। दोनों पे 15 लगेगा, देखो जरा। अच्छा, तो आप इस पे भी 15 लगाएंगे सरचार्ज और इस पे भी लगाएंगे सरचार्ज 15। बोलो मेरी बात बच्चों क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो मुन्ना इसका 15% 646,875 प्लस 43 12,500 49,59,375 और 14 लाख का 15% 2,10,000, 16,10,000। इन दोनों को अब जोड़ दो और फिर 4% धनिया मिर्ची लगा दो। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कोई भी सवारी खुद सामान की जिम्मेदार होगी, बच्चे कैलकुलेशन के खुद जिम्मेदार होंगे, मैं बता दूं पहले ही, समझ ले। 65,69,375 प्लस 4%। मैं कॉन्सेप्ट की गारंटी लेता हूं, कैलकुलेशन की नहीं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, अपनी भी नहीं सुनता हूं मैं। चलो जी, हाँ बिल्कुल, इसको हम ऐसे भी पहले भी ऐड कर सकते थे, बिल्कुल सही, इन दोनों को पहले भी ऐड कर सकते थे, बात तो वही है। अब सुनना, इसी क्वेश्चन में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 5 करोड़ होता तो, 5 करोड़ होता तो बस सरचार्ज बता देना। इसी क्वेश्चन में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 करोड़ होता तो 6.5 करोड़ रुपए। हाँ, अरे क्या बात है, दिल ले लिया तुमने मेरा आज, अमेजिंग। 6.5 करोड़, दोनों पे 15 ही लगता, ठीक है ना। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते एंड में करते करते प्यारा सा एक क्वेश्चन आया सरचार्ज का। हाँ जी, बनता है वो ना, 8 बजे तक क्लास है ना, देखो मैंने पहले कहा था ना। तो अभी रह गए हमारे 12 मिनट, पूरा 12 मिनट का भी सदुपयोग करना चाहिए। आइए जरा, इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है मेरा, हाँ, एचपी इनकम 1.5 करोड़, डिविडेंड इनकम नहीं, एचपी इनकम 2.5 करोड़, डिविडेंड इनकम 50 लैक्स, 3 करोड़ की टोटल इनकम है। अब मुन्ना इसमें दोनों ही स्लैब हैं, लेकिन इसमें एक्स और वाई भी हैं। देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जवान आदमी मान के चल रहा हूं। स्लैब और फिक्स्ड
अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, स्लैब में दो एक्स स्लैब वाली भी है, वाई स्लैब वाली भी है। समझ में नहीं मेरी बात समझ रहे हो? सरचार्ज बताना कितना कितना, पहले तो देख के बताओ सरचार्ज। ये केस नंबर कौन सा बना? मेरे हिसाब से केस नंबर 3 बन रहा है, मेरे हिसाब से केस नंबर 3 बन रहा है, जरा चेक करना। चेक करो, खुद चेक करो, केस नंबर 3 बन रहा है मेरे हिसाब से। क्यों? एक्स वाली इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, हाँ, और 5 करोड़ तक है, तो इस वाली पे सरचार्ज कितना लगेगा सर? 25%। इस डिविडेंड वाली इनकम पे सरचार्ज कितना लगेगा? अब तो ये तो बता दो, कुछ तो हिंट दे रहा हूं, 15%। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं? लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बोलो। दोनों लेकिन स्लैब में है, फिक्स्ड इनकम नहीं है। अब आप स्लैब का टैक्स निकालोगे, पहले तो इकट्ठा ही करके निकालोगे। अब दोनों पे अब प्रॉब्लम ये आएगी, हम स्लैब इनकम तो 3 करोड़ ले रहे हैं, अब मैं एचपी पे 25 कैसे लगाऊं, डिविडेंड पे 15 के, दोनों इकट्ठे हो गई। समझ रहे मेरी बात? स्लैब का टैक्स 3 करोड़ पे निकालो, एक बार निकालो 2 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़ 90 लाख का 30% प्लस 1,12,500 है ना? तो ये बना मुन्ना, 1 सेकेंड, 2 करोड़ 90 लाख, इसका 30%, 8 87 लैक्स प्लस 1,12,500। बेटा ये टैक्स बना 8,81,000, 8,81,000 नहीं सर जी, क्या कर रहे हो, 88,12,500 है ना? अब मुद्दा ये आ रहा है, अलग अलग सरचार्ज कैसे करोगे? अच्छा, अब ये 88,12,500 में स्लैब डिविडेंड का कितना, एचपी का कितना? फिक्स्ड वाली थी, उसका टैक्स तो अलग निकालते थे, तो अलग सरचार्ज लगा दिया। ये तो जुड़वा पैदा हुए हैं, कपड़े कैसे खरीदे, ये पॉइंट है, सोच के बताओ। या तो रेशो ले लो, हाँ, इसके ना 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, दे आर 3 ऑल्टरनेटिव्स, इस कॉम्बिनेशन में 3 ऑल्टरनेटिव। या तो आप क्या करो, एग्जेम्पशन लिमिट पहले माइनस कर दो एचपी से, एग्जेम्पशन लिमिट फ्रॉम एचपी, या एग्जेम्पशन लिमिट फ्रॉम डिविडेंड, रुक जाओ, और या प्रोपोर्शनेट, 3 ऑप्शंस हैं। अब सुनो मेरी बात, एचपी से एग्जेम्पशन लिमिट ले ली, एचपी से एग्जेम्पशन लिमिट ले ली पहले, तो यानी कि सुनो मेरी बात, आपकी एचपी इनकम से 2.5 लाख पे कितना आया टैक्स, 2.5 करोड़ पे कितना आया टैक्स सर? 2.5 पे आता 240, रुक जाओ एक मिनट, 240 इंटू 30 प्लस 1,12,500 सर 73, रुको एचपी 73,12,500, और जो डिविडेंड है वो पूरा 30 पे ले जाते। अच्छा, तो हमने पहले 2.5 लाख माइनस करे एचपी से, जो डिविडेंड पूरा 50 लाख 30 पे आ जाएगा, तो पूरा 50 लाख, बताता हूं, लास्ट क्वेश्चन है, 15 लाख टोटल करेंगे, तो वही आ गया ना हमारा स्लैब का टैक्स 88,12,500, देखो 88,12,500। अच्छा, अब इस पे सरचार्ज लगा दो, कितना मुन्ना, 25%, इस पे सरचार्ज लगा दो 15%। दूसरे में डिविडेंड को पहले टैक्स करो, 2.5 लाख की लिमिट पहले डिविडेंड में माइनस कर दो, तो डिविडेंड था बेटा 50 का, तो 50 माइनस 10 यानी कि 40 लाख इंटू 30, 12 लाख प्लस 1,12,500, तो डिविडेंड का टैक्स, सुनो आराम से देखो, एचपी डिविडेंड, पहले टैक्स डिविडेंड पे लगा दिया 13,12,500, और एचपी पूरे पे 30 लगा दिया, क्योंकि पहले एग्जेम्पशन लिमिट हमने डिविडेंड से माइनस कर दी, तो जो हमारा एचपी है 2.5 करोड़ का,
मुझे तो बेस्ट ऑप्शन प्रोपोर्शनेट वाली लग रही है, लेकिन लॉ साइलेंट है ना बेटा। तो मैं कब 2.5 करोड़ पे पूरा 30% टैक्स लगा दिया, 75 लाख। ठीक है, इस पे सरचार्ज लगा दो वही 25% का, इस पे सरचार्ज लगा दो 15% का, या प्रोपोर्शनेट बेसिस विच इज मोर लॉजिकल। तो मुन्ना 2.5 और 6 1/6 एंड 5/6 ये बनेगा शायद, क्योंकि 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 करोड़, तो ये बना 5/6 है ना। तो टोटल टैक्स बना 88,12,500। तो 88,12,500 में मुन्ना हमारी एचपी इनकम है 5/6। सो हमारा 88,12,500 का इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, एचपी का टैक्स आया 73 43 750, और डिविडेंड का टैक्स आया 1/6 88,12,500 डिवाइडेड बाय 6 1468 750 है ना। इस पे लगा दो सरचार्ज, फिर अब वही 25%, इस पे लगा दो 15%। तुम्हारी क्या राय है, कौन सा बेस्ट लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी क्या राय है, कौन से बेस्ट ऑप्शन लग रही है मुन्ना? तुम्हारी राय में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? एज पर योर थिंकिंग कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन जिसमें टैक्स कम आए, ये भी बात सही है यार, ये भी बात सही है मुन्ना। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन में टैक्स कम आ रहा है, ये भी बात सही है। तो एग्जाम में फिर तीनों कराना आराम आराम से, खूब मजे से, यही सॉल्व करना बस बैठ के, क्वेश्चन आ गया इस टाइप का तो। लेकिन देखो जी, मेरा फर्ज है आपको बताना, फिर यह बोलना सचिन सर ने बताया नहीं था, है ना। जो याद आ जाए वही, बिल्कुल बिल्कुल, फिर मत बोलना सचिन सर ने बताया नहीं, ठीक है ना। चलो 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 चलो, हो गया जी। बस जी, आज इतना ही करेंगे अपन लोग, पहली क्लास थी, थोड़ा सा फील गुड फैक्टर रहना चाहिए, सचिन सर ने पकाया नहीं है, हैं। सेकंड एक फिर बताओ, सेकंड एक फिर बताओ चांदनी बेटा, सेकंड में बताया क्या किया तूने? पहले देख 2.5 लाख की लिमिट लेनी है, तो पहले 2.5 लाख की लिमिट डिविडेंड से ले ले। तो तेरी डिविडेंड इनकम कितनी है? तो तेरी डिविडेंड इनकम है 50 लाख, 50 लाख में से 2.5 घटाए। अच्छा अच्छा, मान लो तेरे पास 50 लाख की इनकम होती खाली, तो 50 लाख पे टैक्स कितना बनता? 13,12,500 ही तो बनता है। अब तेरा डिविडेंड आया है तो वो 50 से ऊपर, तो वो 30 पे चला गया ना पूरा। तो डिविडेंड एचपी पे, सॉरी एचपी पे हमने पूरा 30 लगा दिया। भाई सुनो ना, आपके पास स्लैब इनकम्स में एग्जेम्पशन लिमिट घटानी होती है, तो हमने ये मान लिया पहले डिविडेंड पे टैक्स लगाया 2.5, 5, 10, और बचा हुआ जितना भी 10 से ऊपर जा रहा है उस पे 30 एचपी पे लगा दिया। तो एग्जेम्पशन लिमिट हमें माइनस करनी है, कहां से माइनस करें? वो तो स्लैब से माइनस होती है। लेकिन अगर डिस्टिंग्विश करना ही पड़े, किसने पहले पिया एग्जेम्पशन लिमिट को? तो डिविडेंड ने पिया पहले, पहले वाले केस में हमने एचपी को पिलाई एग्जेम्पशन लिमिट। अब ये लॉ मेकर्स हैं हमारे, सॉरी गाइस, लॉ बना देते हैं, इनको खुद ही नहीं पता होता कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे, फिर क्लैरिफिकेशंस इशू करते फिरते हैं, सर्कुलर्स इशू करते फिरते हैं। चलो गाइस, चलो, तो आज वाली क्लास हमारी अब फिनिश होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब 10 इयर्स के क्वेश्चंस बैंक्स हैं, वो कल प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर के रिवाइज करेंगे कल, ठीक है, ठीक है। चलो, सो आई होप आपको चीजों में क्लैरिटी मिली होगी। मुझे तो हमेशा की तरह पढ़ा के मजा आता ही है। बाकी कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, कोई पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा मुझे, कुछ आपको स्पेशली कुछ बात करनी हो। चलो बच्चों, मैं इस लेक्चर्स को अपलोड करवा दूंगा और एक्सेस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो मैं आपको मैसेजेस के रूप में बता दूंगा कैसे आपको एक्सेस मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो, टेक केयर बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं कल।
कल मिलते हैं कल। टेक केयर।